नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना की कहानी है। दरअसल जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, उस गांव में ज्यादातर लोग खेती ही करते हैं, लेकिन मुझे खेती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए कुछ सालों पहले मैंने दिल्ली का रुख किया। वहां मेरे कुछ दोस्त एक फैक्ट्री में काम करते थे। वे मुझे भी बुला रहे थे कि यहां चला, कहां गांव में भैंस चराने के चक्कर में पड़ा रहेगा, यहां बाबूजी बनकर रहना, अभी अपनी ही फैक्ट्री में हेल्पर लगवा देंगे, तुझे हम प्रिंटिंग का काम सिखा देंगे, बस फिर मास्टर बनकर काम करना। और वही हुआ। दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की, मुझे सहारा दिया, कमरा खाना सब दिया। एक साल बीतते ही मैं कलर डिजाइन मास्टर हो गया और कपड़े की छपाई की एक फैक्ट्री मुझे शानदार नौकरी मिल गई। बहुत दिनों से घर से मम्मी का फोन आ रहा था, वो मुझे घर पर बुला रही थी। मैंने सीधे 1 महीने की छुट्टी ले ली और अपने गांव चला आया। आखिर 1 साल हो चुका था। मुझे इतने दिनों के बाद देखकर मेरी मम्मी और पापा निहाल हो उठे और मैं शाम को ही अपने गांव में घूमने निकल गया। गांव भले छोटा है, लेकिन बचपन से ही हमने तरह तरह की कहानियां सुनी हैं। कभी चुड़ैल की, कभी शमशान के प्रेत की, तो कभी तालाब में डूबने वालों की। लेकिन इनमें से सबसे खौफनाक और सबसे ज्यादा सच मानी जाने वाली कहानी भुलवा की रही है। भुलवा कौन है? अगर आप गांव के किसी बूढ़े से पूछेंगे तो वो कहेगा, बाबू, भुलवा कोई साधारण भूत नहीं है, ये सबका दिमाग घुमा देता है। आदमी को अपनी जान पहचान बना के, दोस्त रिश्तेदार का रूप धर के रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वो रास्ता मौत का होता है। जिसे होश आ गया वो बच गया, बाकी सब मौत के मुंह में चले गए। इतना बताकर फिर वो अपनी गर्दन हिलाते हुए चुप हो जाएगा। मैंने भी बचपन में ये सब सुना था, लेकिन शहर जाकर पढ़ाई करने और फिर नौकरी करने के बाद मुझे ये सब अंधविश्वास लगता था। सोचता था गांव वाले हैं, शिक्षा दीक्षा ज्यादा है, नहीं तो डरावनी बातें गढ़ लेते हैं। लेकिन जब इस बार नौकरी से छुट्टी लेकर मैं गांव आया तो मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैं घूमता घूमता पीपल के पेड़ के नीचे से निकला तो मुझे ऐसा लगा कि किसी से मुझे पुकारा है, राजीव, ओ राजीव, कहां जा रहे हो? चलो, मैं तुमको गांव घुमाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैं डर भी गया था। शाम अब और ढल चुकी थी, अब रात होने वाली थी। मैं अब वहां नहीं रुका, मैं घर वापस आ गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। घर आकर मैंने ये बात सबको बताई तो सब चौंक उठे और मुझसे शाम को बाहर न जाने की सलाह दी। ये सावन का महीना था, शाम ढल चुकी थी और आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। मैं अपने दोस्त अरविंद के घर गया था। वही बैठकर पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। वो मेरे पड़ोस के गांव का रहने वाला था। मुझे लौटते लौटते रात हो गई। गांव से मेरे घर तक का रास्ता कोई बड़ा नहीं, लेकिन बीच में एक पीपल का पेड़ पड़ता है और फिर एक सुनसान पगडंडी पड़ती है। वही रास्ता गांव वाले अक्सर टालते हैं। अरविंद ने मुझसे कहा, राजीव, तू सड़क से घूम जा, रात अंधेरी है, पीपल वाले रास्ते से मत जाना। मैं हंसकर बोला, अरे तू भी ना अभी भी भूत प्रेत से डरता है। शहर में इतना पढ़ लिख लिया हूं, अब तो ये बातें छोड़ दे। अरविंद ने सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा बहस नहीं की। मैं बेफिक्र होकर उसी सुनसान पगडंडी पर चल पड़ा। मेरे मन में उस पीपल की बात घूम रही थी। उसी पीपल के नीचे से मैं पहले निकला था तो किसी ने आवाज दी थी। आज मैं जानबूझकर वहीं से निकला कि देखता हूं क्या होता है। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे राजीव, रुको भाई, कहां जा रहे हो? मैंने पलटकर देखा तो सामने रमेश खड़ा था। रमेश मेरा बचपन का दोस्त है, जो कुछ साल पहले शहर से गांव लौट आया था और अब यही खेती करता है। मैं चौंक पड़ा और उससे पूछने लगा, अरे रमेश, तू इधर कैसे? वो बोला, मैं तो अभी चौधरी के खेत से आ रहा था, तू कहां जाएगा इस अंधेरे में? मैं तुझे शॉर्टकट से घर पहुंचा देता हूं। उसने हाथ पकड़कर बाईं तरफ के एक छोटे रास्ते की तरफ इशारा किया। मैं थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। वो रास्ता कभी मैंने देखा ही नहीं था। गांव के नक्शे में वो पगडंडी कहीं जाती ही नहीं, लेकिन चूंकि वो रमेश था, मेरा अपना दोस्त, तो मैंने बिना सोचे समझे उसके पीछे कदम बढ़ा दिया। हम चलते जा रहे थे। रास्ता कीचड़ भरा, घास झाड़ियों से ढका हुआ, हवा भारी थी और मेंढकों की आवाज आ रही थी।
तभी चलते चलते मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा, रमेश, ये रास्ता तो मैं पहली बार देख रहा हूं। रमेश हंसकर बोला, अरे तू तो शहर वाला हो गया है, गांव के सब रास्ते भूल गया, ये सबसे सीधा रास्ता है। उसकी हंसी मुझे अजीब लगी, वो ठंडी और किसी तरह खाली। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक मेरे कान में किसी और की आवाज गूंजी, राजीव, उधर मत जाना। मैं ठिठक गया, पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं, पर मुझे कसम है कि मैंने साफ साफ अपनी मां की आवाज सुनी। मैंने रमेश से पूछा, तूने सुना कुछ? कोई मुझे पुकार रहा था। रमेश गुस्से में बोला, कुछ नहीं था, चल जल्दी कर। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ असामान्य रूप से मजबूत थी। मेरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। हम आगे बढ़े तो अचानक सामने पानी का शोर सुनाई दिया। अंधेरे में मैंने देखा एक बड़ा सा तालाब सामने है। किनारे पर कोई रास्ता नहीं, सिर्फ फिसलन भरी मिट्टी है। मैं चौंका और डर कर बोला, अरे ये तो तालाब है, रास्ता कहाँ है? रमेश हंसते हुए बोला, रास्ता इसी में है, आ कूद जा। उसकी आंखें अब बिल्कुल बदल चुकी थी, लाल लाल चमक रही थी। चेहरा मेरे रमेश का था, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से एक टॉर्च की रोशनी चमकी और आवाज आई, राजीव रुक जा। मैं पलटा तो अरविंद था। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि उसे शक था कि मैं खतरनाक रास्ते पर जाऊंगा। जैसे ही रोशनी रमेश के चेहरे पर पड़ी, वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अरविंद ने मुझे उठाया और कांपते हुए बोला, समझे अब? वही था भुलवा, मैं हकलाते हुए बोला, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आवाज तो बिल्कुल रमेश की तरह थी। अरविंद ने बताया, भुलवा हमेशा किसी जान पहचान वाले का रूप धरता है और आदमी को गुमराह करके मौत की तरफ ले जाता है। तू तालाब में कूद जाता तो आज बचा नहीं होता। मैंने उस रात महसूस किया कि गांव की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, भुलवा सच में है, और उसने मुझे अपना पहला शिकार बनाने की कोशिश की थी। उस रात के बाद मेरी नींद उड़ गई। बार बार वही लाल आंखें और वही हंसी मेरे कानों में गूंजती रही। ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि भुलवा सिर्फ मेरे पीछे नहीं पड़ा है, बल्कि पूरा गांव उसकी छाया में जी रहा है। गांव में लौटे अभी 3 दिन ही हुए थे, लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। माँ रोज सुबह सुबह गहनों की पोटली खोलकर बैठ जाती और पुराने हार झुमकों को चमकाने लगती। पिताजी की मूंछें पहले से और तनी हुई थी, जैसे किसी युद्ध की तैयारी में हों। चाचा जी हर किसी से मिलते तो यही बताते कि लाला की नौकरी पक्की है, अब तो बस शादी की तैयारी करनी है। मेरे लिए ये सब अचानक सा था। शहर में काम के झमेले के बीच कभी इतना सोचा ही नहीं था कि घर वाले कब मेरी शादी की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन गांव में ये बात हवा की तरह फैल चुकी थी कि राजीव बाबू लड़की देखने जा रहे हैं। गांव के लड़के लड़कियां भी अब मुझे देख देख कर हंसते छेड़ते। कोई कहता, बाबूजी हमारी भाभी तो बहुत भाग्यशाली होगी। कोई कहता, अब तो बैलगाड़ी सजाकर बारात निकलने वाली है। आखिरकार तय हुआ कि रविवार को हम पास के गांव खैराड़ी जाएंगे। वहां चौधरी साहब की लड़की है, पढ़ी लिखी, संस्कारी और सुशील भी है। जैसा कि मां बार बार दोहराती थी, रविवार की सुबह बैलगाड़ी सजाई गई, क्योंकि वहां का रास्ता गाड़ी के लायक नहीं था। कच्चे सैर में बड़े बड़े गड्ढे थे जिनमें पानी भर जाता था। अक्सर वहां कार फंस जाती थी, फिर गांव वाले दूसरी सवारी लाकर उसे निकालते थे। इसीलिए सबसे आरामदायक बैलगाड़ी ही थी। हालांकि अब इसका फैशन खत्म हो गया था। मोटरसाइकिल चलती थी, लेकिन बहुत लोगों के लिए यही सवारी ठीक थी। बैलों के गले में नई नई घंटियां बांधी गई, लाल कपड़े से गाड़ी को ढक दिया गया। गांव के बच्चे तालियां बजाकर हल्ला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई जुलूस निकल रहा हो। मैंने नया सूट पहन लिया था। मां ने माथे पर हल्का सा तिलक भी लगा दिया। मुझे थोड़ी झेंप हो रही थी, लेकिन सबकी आंखों में उत्सुकता देखकर मन में हल्की सी खुशी भी थी। खैराड़ी तक का रास्ता खेतों और आम के बागों से होकर जाता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। बीच बीच में बैलों की घंटियां टुनटुनाती और दूर कहीं कोयल की आवाज सुनाई देती। रास्ते भर हंसी ठिठोली चलती रही। चाचा जी गाड़ी में बैठे बैठे बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देते। बुआ जी कभी मेरी तरफ देखकर मजाक करती, कभी माथे पर तिलक देखकर कहती कि अरे ये तो एकदम दूल्हा लग रहा है। मां चुपचाप बैठी थी, पर उनकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। वे हर पल सोच रही होंगी कि काश ये रिश्ता पक्का हो जाए और उनकी जिम्मेदारी पूरी हो।
जब हम खैराड़ी पहुंचे तो चौधरी साहब का घर देखकर दंग रह गए। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और अंदर खुला आंगन। आंगन में रंगोली बनी थी और एक तरफ चारपाई पर सफेद चादर बिछी थी। हम सबको वहीं बिठाया गया। कुछ देर बाद चौधरी साहब आए। उनका स्वागत करने के तरीके से ही पता चल रहा था कि वे गांव में बड़े आदमी हैं। उनकी बातचीत में भारीपन था, लेकिन आंखों में अपनापन भी था। थोड़ी देर बाद अंदर से लड़की आई। सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर हल्की सी लाली और कदमों में संकोच। पहली ही झलक में समझ गया कि वो साधारण नहीं है। उसकी आंखों में गहराई थी और मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास। वो धीरे धीरे आकर एक तरफ बैठ गई। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। गांव की परंपरा के मुताबिक सीधा सवाल जवाब शुरू नहीं हुआ। पहले चाय नाश्ता आया। पकौड़े और समोसे की थालियां सजाकर रखी गई। सब धीरे धीरे खाते रहे। मैंने देखा कि लड़की सहमी हुई सी बार बार अपने दुपट्टे के कोने को मरोड़ रही थी। शायद घबराहट उसी तरह की थी जैसी मेरी। मैंने मन ही मन सोचा कि ये सब कितना अजीब होता है। दो अनजान लोग अचानक एक दूसरे को जीवन भर के लिए चुनने के लिए बैठा दिए जाते हैं। बुआ जी बीच बीच में मुझे कोहनी मारकर इशारा करती, देख ले बेटा, ध्यान से देख ले। चाचा जी बार बार चौधरी साहब को मेरी नौकरी का बखान करते। माँ हर हरकत पर नजर रखती, जैसे कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं। जब चाय आई तो मैं कप उठाने लगा, लेकिन हाथ कांप गए और थोड़ा चाय कप से बाहर छलक गई। सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गई। मैं घबराकर नीचे देखने लगा, लेकिन तभी लड़की ने धीरे से अपना रुमाल मेरी तरफ बढ़ाया। उस पल मुझे पहली बार उसकी मुस्कान साफ दिखी। वो मुस्कान सधी हुई थी, जिसमें कोई बनावट नहीं थी। उसकी उस छोटी सी मदद ने मेरे दिल को अजीब सा सुकून दिया। मुलाकात खत्म होने के बाद हम लोग वापस लौटे। बैलगाड़ी में बैठते ही चर्चा शुरू हो गई। माँ खुश दिख रही थी। उन्होंने कहा कि लड़की शालीन है, चेहरा भी अच्छा है। बुआ जी का ध्यान केवल उसकी मोटाई पर अटका था। थोड़ी मोटी तो है, पर चलो घर का काम संभाल लेगी। चाचा जी बस यही कहते रहे कि पराठे बनाना जानती हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं चुप था। मन में बार बार वही रुमाल और मुस्कान घूम रही थी। लेकिन उसी रात जब मैं आंगन में अकेला बैठा था, हवा कुछ अलग सी थी। पीपल के पत्तों की सरसराहट में जैसे किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, राजीव, लड़की से शादी मत करना। मैंने चारों तरफ देखा। अंधेरा था, बस जुगनुओं की हल्की सी रोशनी थी। दिल धक धक करने लगा। ये आवाज मेरी कल्पना थी या फिर वही भुलवा। उस रात नींद नहीं आई। दिमाग में शादी की चर्चा, लड़की का चेहरा और वो रहस्यमय आवाज तीनों गूंथे हुए थे। क्या ये मेरे जीवन का नया मोड़ था या फिर भुलवा की चालों का एक और जाल था? पूरे गांव में सावन में गांव के मेले की धूम मची हुई थी। गांव का सावन मेला जैसे किसी त्योहार से कम नहीं था। सुबह से ही पूरा गांव उमंग में डूबा था। बच्चे हाथ में गुब्बारे लिए दौड़ते फिर रहे थे। औरतें सजी धजी मेला घूमने निकल पड़ी थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर ढोल नगाड़े और बीन की आवाजें गूंज रही थी। मैं, अरविंद और रमेश भी तैयार होकर मेले की ओर निकल पड़े। मैं लंबे समय बाद गांव लौटा था, सो मन में बचपन की वही चंचलता फिर से जाग रही थी। सबसे पहले हम लोग गुब्बारे फोड़ने वाली दुकान पर पहुंचे। अरविंद ने बंदूक उठाई, लेकिन गोली बिल्कुल उल्टी दिशा में जा लगी। उसका अनाड़ीपन देखकर दुकानदार बोला, भैया, निशाना लगाओगे कि खेत में कौवा मारोगे? भीड़ हंस पड़ी। मैं और रमेश हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तभी बगल में खड़े एक लड़के ने भी जोर से ठहाका लगाया। मैंने गौर से देखा। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कहां देखा है। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, भाई साहब, एक बार आप भी हाथ आजमाइए। मैंने भी बंदूक उठाई और एक ही बार में 3 गुब्बारे फोड़ दिए। अरविंद बोला, अबे ये तो छुपा रुस्तम निकला। वो लड़का फिर हंसा और बोला, आपका हाथ तो बड़ा सीधा है। वैसे मैं भी आपके ही परिवार से हूं। मैं चौंका। परिवार से? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, धीरे धीरे पहचान हो जाएगी। इसके बाद हम लोग झूला झूलने गए। अरविंद और रमेश तो झूले में बैठने से डर गए, सो मैं अकेला बैठने लगा। तभी वही लड़का बोला, आइए भाई साहब, मैं आपके साथ बैठ जाता हूं। झूला तेजी से घूमने लगा। हवा कानों में सीटी बजा रही थी। मैं नीचे देखा तो सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। लड़का पास बैठकर हंस रहा था। उसने कहा, राजीव भाई, डरिए मत, मैं साथ हूं। मैंने चौंक कर कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो हंसकर बोला, रिश्तेदारी में नाम छिपते हैं क्या?
जरेनिया में हल्की सी कंपी दौड़ गई। झूले से उतरकर हम मौत का कुआं देखने पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि धक्का मुक्की हो रही थी। मैंने बगल देखा तो वही लड़का फिर मेरे पास खड़ा था। अरविंद बोला, अरे ये तो हर जगह साथ साथ मिल रहा है। रमेश मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है तेरे पीछे पड़ गया है। लड़का मुस्कुराकर बोला, कहां पीछे पड़ा हूं, रिश्तेदार हूं, मां ने आपका बहुत जिक्र किया है। मेरा धीरज अब जवाब दे रहा था। मैंने पूछा, आखिर तुम हो कौन? वो हंसकर बोला, मैं सुरेश हूं, तुम्हारी मौसी की देवरानी का भतीजा। मेरे होश उड़ गए। अरे ये तो सच में रिश्तेदार निकला। मैंने हाथ मिलाया और बोला, अरे तुझे तो पहली बार देख रहा हूं। वो बोला, हाँ मैं बाहर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए गांव में कम आता हूं। आज मेला देखने आया हूं। अच्छा हुआ तुमसे मिल गया। उसकी बातों में एक अजीब अपनापन था। मुझे लगा शायद सच ही है। पूरे मेला घूमते हुए वो हर जगह मेरे साथ रहा। कभी खिलौने दिलाता, कभी बताता कि कौन सी दुकान अच्छी है। मैं भी निश्चिंत हो गया कि चलो दूर का रिश्तेदार ही सही, पर दोस्ताना स्वभाव है। शाम ढलने लगी तो उसने कहा, चलो भाई खेत की तरफ चलते हैं, वहां से नदी का नजारा बहुत अच्छा दिखता है, थोड़ी फोटोग्राफी भी कर लूंगा। गांव के बाहर बांध पर बैठकर ठंडी हवा खाते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाया, मगर उसने इतनी आत्मीयता से कहा कि मैं मना न कर सका। हम दोनों धीरे धीरे बांध की तरफ निकल पड़े। चारों ओर अंधेरा बढ़ रहा था, बस झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। नीचे नदी का पानी गर्जना कर रहा था। वो आगे आगे चल रहा था, मैं पीछे पीछे। उसकी चाल अजीब थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत के खिंचाव में हो। मैंने कहा, सुरेश मेला में तो अच्छा लग रहा था, यहां क्यों लाए हो? उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। वो बोला, यही असली मजा है राजीव भाई, चलो आगे चलो। मैं आगे आगे चल रहा हूं। तो तुम्हें कैसी चिंता? असल में मैं रिस्की पॉइंट से सेल्फी लेना चाहता हूं। वो आगे बढ़ता गया और मैं उसके पीछे पीछे चलता गया। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब पानी में कूद गया और मुझे बुला रहा है। मैं अगला कदम उठाने ही वाला था कि पीछे से जोर की आवाज आई, राजीव, ओ राजीव। मैंने पलट कर देखा तो अरविंद और रमेश भागते हुए आ रहे थे। उनकी आवाज सुनते ही मुझे जैसे नींद से झटका लगा। मैंने सामने देखा तो होश उड़ गए। मैं बांध के बिल्कुल किनारे खड़ा था। बस एक कदम और बढ़ता तो सीधा गहरी नदी में गिर जाता। और वो लड़का, वो सामने नदी में खड़ा मुस्कुरा रहा था, मगर अचानक उसकी शक्ल बिगड़ गई। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल हो गई, चेहरा भयानक हो उठा और अगले ही पल वो धुएं की तरह हवा में घुल गया। दोस्तों ने मुझे पकड़ा और खींचकर बांध से दूर लाए। मैं हाँफ रहा था, पसीने में तरबतर। गांव पहुंचकर जब यह किस्सा सुनाया तो सब लोग दहशत में आ गए। बुजुर्ग बोले, भुलवा मेला तमाशे में ही सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। ये रिश्तेदार, दोस्त जान पहचान का रूप धरकर फुसला लेता है और फिर मौत के मुंह में धकेल देता है। औरतों ने घरों में तुलसी के पत्ते और नींबू मिर्च बांधने शुरू कर दिए। बच्चों को अब अकेले मेले में जाने की सख्त मनाही हो गई। मैं उस रात खाट पर लेटा सोचता रहा, भुलवा मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है? हर बार मुझे ही क्यों बहकाने आता है? नदी के शोर और उसकी ठंडी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखों में नींद कहां, बस डर और सवाल ही सवाल थे। अब लड़की वालों केवड़ा संदेशे आ रहे थे कि सगाई कर लो। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे कभी लगा ही नहीं था कि सगाई का माहौल इतना हंगामेदार हो सकता है। हमारे गांव में तो जब कोई रिश्ता तय होता है तो लड़के वाले 7वें आसमान पर चढ़ जाते हैं, और इस बार मैं वही लड़का था। पूजा के घर हमें गोद भराई और सगाई की रस्म के लिए बुलावा आया। गांव भर में खबर फैल गई थी कि राजीव की सगाई है। मेरे दोस्त तो इस मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि मुझे छेड़ने का बहाना मिले। सुबह ही हम लोग किराए की जीप में ससुराल की ओर निकले। गाड़ी में चाचा, ताऊ, भैया और कुछ और रिश्तेदार थे। सबकी आंखों में चमक थी। हम जैसे ही पूजा के घर पहुंचे, हमें आदर सत्कार करके अंदर ले जाया गया। उधर पहले से ही धूम मची हुई थी। औरतें गीत गा रही थीं। ढोलक की थाप पर लड़कियां खिलखिलाकर नाच रही थीं। मुझे एक कोने में बैठा दिया गया। चारों तरफ लड़कियां और औरतें ही औरतें थीं। जितनी रस्में थीं उतनी नोकझोंक हो रही थी। एक लड़की ने मेरे माथे पर हल्दी लगाते हुए मजाक किया, अबे दूल्हे राजा, रंग तो गोरा हो ही गया, अब देखना दुल्हन तुम्हें पहचान भी पाएगी या नहीं। सब ठहाका लगाने लगे। कोई बोली,
जरा धीरे बैठो दूल्हे राजा, कुर्सी टूट गई तो पूरी रस्म चौपट हो जाएगी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, पर अंदर से थोड़ा झेंप भी रहा था। इसी बीच मेरी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। लंबे लंबे बाल, गोरा चेहरा, नाक नक्श जैसे कांच से तराशे गए हों। उसकी मुस्कान बाकी सब लड़कियों से अलग थी। वो मुझे बार बार देख रही थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर फिर अचानक उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। धीरे से पास आकर बोली, आप ही राजीव है ना? मैं हड़बड़ा गया। मैंने कहा, हाँ। तो उसने पल्लू से निकालकर चुपके से एक कागज का टुकड़ा मेरी हथेली में रख दिया। उसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा था, और सबसे नीचे ये लिखा था, ज्यादा भरोसा मत करना, पूजा आदि पागल है। मैंने पढ़ते ही अंदर से झटका खाया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। कुछ ऐसा कि पूजा, जो मेरी होने वाली दुल्हन थी, एक पल के लिए धुंधली सी लगने लगी। उस लड़की की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे खींच रही हो। पूजा का चेहरा, पूजा की सादगी, सब जैसे धुंध में खो गया। मेरे भीतर उथल पुथल मच गई। मैं सोच रहा था, क्या ये कोई इशारा है कि मुझे पूजा से नहीं बल्कि इसी लड़की से शादी करनी चाहिए? तभी ढोलक की थाप तेज हो गई और सबके बीच मिठाई बांटी जाने लगी। पर मेरा ध्यान कहीं और था। मेरा मन अब यहां बैठने को नहीं कर रहा था। सगाई की रस्म शुरू होने ही वाली थी। मुझे लगा अगर मैं अभी बैठा रहा तो शायद कभी उस लड़की से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। बस मैंने वहीं एक प्लान बना डाला। अचानक कुर्सी पर आंखें बंद करके गिर पड़ा। सब चिल्ला उठे, अरे दूल्हे को क्या हुआ? औरतें रोने जैसी आवाजें निकालने लगी। कोई पंखा झलने लगा, कोई पानी छिड़कने लगा। मैंने बेहोशी का ऐसा नाटक किया कि जैसे आत्मा ही निकल गई हो। फटाफट गाड़ी लाओ, किसी ने चिल्लाकर कहा। मुझे 4 लोग पकड़कर जीप में डालने लगे। पूजा की मां बुदबुदा रही थी, हे भगवान, यही मुसीबत रह गई थी। गाड़ी स्टार्ट हुई और मैं अंदर आंखें बंद करके लेटा रहा। दिल ही दिल में हंसी रोक नहीं पा रहा था। सोचा, वाह राजीव, तू भी क्या आइडिया लाया है। हॉस्पिटल पहुंचने तक सबके चेहरे उतरे हुए थे। डॉक्टर ने चेकअप किया और हंसते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, बस कमजोरी है, 2 दिन आराम कराइए। बस यही सुनकर पूरे गांव में खबर फैल गई कि राजीव की तबीयत खराब हो गई और सगाई टल गई। इससे पूजा के घर वाले मायूस हो गए और हमारे लोग खामोश हो गए। और मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगा जिसने कहा था कि पूजा आधी पागल है। उसने क्यों कहा? सगाई टलने के बाद गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थी। कोई कहता लड़का ज्यादा नकछड़ा है, कोई कहता लड़की वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, पर असलियत मुंह तक ही सीमित थी। जिस पर्ची में मोबाइल नंबर और चेतावनी लिखी मिली थी, उसने मेरे दिल दिमाग में तूफान मचा दिया था। मैंने हिम्मत करके उसी रात नंबर मिलाया। फोन कुछ देर बजने के बाद उठा। एक धीमी मगर मीठी आवाज आई। हेलो, मैं झिझकते हुए बोला। जी मैं राजीव बोल रहा हूं। वो हल्की सी हंसी। मुझे पता है, आपको ही मैंने नंबर दिया था। मेरे मन में जैसे फुलझड़ियां छूटने लगी। तो ये आपने ही लिखा था, पूजा पागल है। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने कहा, हाँ वही मैंने लिखा था। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मुझसे मिलिए। मैंने हिम्मत करके पूछा, लेकिन आप हैं कौन? उसने बताया, मेरा नाम नेहा है, मैं पूजा की सहेली हूं। सगाई में आई थी, मैं परोर की ही हूं, पर इस समय आपके गांव में अपनी बुआ के यहां आई हुई हूं। और हाँ, आपसे सच छिपाना मेरे बस में नहीं था। आप अच्छे इंसान लगते हैं, इसलिए सच बता दिया। उसकी आवाज में सच्चाई और भरोसा था। हमने अगले दिन कस्बे के मंदिर के बाहर मिलने का तय किया। अगली शाम मैं मंदिर पहुंचा। नेहा वही थी जिसने मेरा ध्यान सगाई में खींचा था। लंबा कद, गोरी रंगत और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। उसने मुझे देखते ही कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों दखल दे रही हूं, लेकिन सच्चाई जान लीजिए, पूजा सच में ठीक नहीं है। बचपन से ही उसके दिमाग का इलाज चलता रहा है। अचानक गुस्सा करना, खुद को चोट पहुंचाना, ये सब उसके साथ अक्सर होता है। शादी करके आप फंस जाएंगे। मैं हैरान रह गया, लेकिन उसके घर वाले तो उसे सही बता रहे हैं। नेहा बीच में ही बोल पड़ी, घर वाले बहुत अमीर हैं, उन्हें दामाद नहीं, खरीदा हुआ गुलाम चाहिए। पैसा खर्च करके किसी को भी फंसा लेंगे, और अगर आप फंस गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने नेहा की बात को हल्के में नहीं लिया। घर आकर मैंने खुद पूजा के घर वालों की चालाकियों पर गौर करना शुरू किया, और मैंने सोचा कि एक बार मैं फिर से पूजा को देखूंगा।
तब फैसला लूंगा। पहली नजर में मुझे वो सही लगी थी। मेरे मन में अजीब सी खींचातानी थी। नेहा ने पूजा के बारे में जो बताया था वो सच है या बस मुझे अपनी तरफ खींचने की चाल है। शादी जैसी बात मजाक नहीं होती। सोचा क्यों ना एक बार खुद जाकर चुपके से देख लूं। उस रोज मैं परौर पहुंच गया। बहाना बड़ा आसान था। मेरी चचेरी बहन की वही ससुराल थी और उसकी शादी हुई अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। मैं वहीं ठहर गया। बहन तो मुझे देखकर खुश हो गई, पर मैंने धीरे से अपनी चिंता उसे बताई। देख बहन, मुझे पूजा को देखना है, बस चुपके से, किसी को भनक न लगे। वो पहले तो हंसी, फिर बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज उसे बुला लेती हूं। वैसे भी वो मुझसे मिलने को तरसती रहती है। शाम को जब आंगन में औरतों का हंसी ठिठोली का माहौल था, तभी बहन ने पूजा को बुला लिया। मैं भीतर के कमरे में छुपा बैठा था। जैसे ही पूजा अंदर आई, मैंने सांस रोक ली। पूजा उम्र से तो जवान थी, पर उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी थीं। वो जमीन पर बैठ गई और बहन से बोली, भाभी देखो देखो, मैंने कितने बड़े बड़े फूल तोड़े हैं। उसने अपनी चुन्नी से फूल निकाले और जमीन पर बिखेर दिए। फिर बच्चों की तरह ताली बजाने लगी। मेरी बहन हंसकर बोली, अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर हैं। लेकिन मैं हैरान था। पूजा बातों बातों में कभी खिलखिलाकर हंस पड़ती तो कभी अचानक चुप होकर खिलौनों की तरह फूलों को सजाने लगती। थोड़ी देर में उसने मासूमियत से पूछा, भाभी तुम मुझे गुड़िया दोगी, बड़ी वाली गुड़िया? ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही लड़की थी जिससे मेरी शादी तय की जा रही थी। मैंने धीरे से पर्दा हटाकर उसका चेहरा देखा। उसमें एक मासूम बच्ची की झलक थी, पर एक पत्नी की मैच्योरिटी कहीं नहीं थी। तभी बहन ने धीरे से मेरी तरफ नजर डाली। उसकी आंखों में सब कुछ साफ था। वो बोली, तू सही सोच रहा है भाई, ये रिश्ता तेरे लिए नहीं है। मैं भारी मन से वहां से निकला, पर जैसे ही बाहर आया दिल से बोझ हट गया। अब साफ था कि नेहा ने झूठ नहीं कहा था। यह शादी सिर्फ अन्याय होती, मेरे लिए भी और पूजा के लिए भी। उस रात पहली बार मुझे चैन की नींद आई। अब मैंने मन ही मन ठान लिया, ये शादी मैं नहीं करूंगा। जब मैंने ये बात घर पर कही तो जैसे बिजली गिर गई। ताऊ जी गुस्से से चिल्लाए, अबे लड़के, इतनी बड़ी हवेली में रिश्ता हो रहा है और तू नखरे दिखा रहा है। चाची बोली, अरे क्या कमी है उस घर में, पैसे की बरसात है, तेरी माँ बाप को आराम मिल जाएगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, माफ कीजिए, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मुझे जिंदगी चाहिए, जेल खाना नहीं। घर में झगड़ा बढ़ गया। रिश्तेदार तक मुझे समझाने लगे, लड़के, जिंदगी पैसे से चलती है, प्यार से नहीं, सोच ले। लेकिन मेरा दिल अब साफ था। मैंने सबको कह दिया, ये रिश्ता मैं हरगिज नहीं करूंगा। इसी बीच नेहा से मेरी मुलाकातें बढ़ती गई। एक दिन उसने साफ कहा, मुझे पता है मैंने जो किया उससे तुम्हारे घर में तूफान मच गया, लेकिन अगर मैं सच न बताती तो तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाती। मुझे पूजा से कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरी सहेली है, पर सच छिपाना अपराध होता। मैं उसकी आंखों में झांकता रह गया। उसमें न तो कोई चालाकी थी, न कोई स्वार्थ, बस एक साफ नियत और इंसानियत की चमक थी। लेकिन मैंने ये सब घर वालों को बताकर रिश्ता तोड़ा। उसी रात अजीब हादसा हुआ। मैं देर रात चौपाल से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। तभी अचानक मुझे वही मेले वाला लड़का दिखा जो पहले झूले और मौत के कुएं में मेरे पास खड़ा रहता था। वो मुस्कुराते हुए बोला, राजीव चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। मेरे कदम जैसे खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे, पर तभी पीछे से किसी ने मुझे जोर से पुकारा, राजीव रुक जा। मैं ठिठक गया। सामने देखा तो वो लड़का अचानक गायब हो चुका था। चारों ओर बस काली रात और वीरानी थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गांव में सुबह का माहौल हमेशा की तरह हलचल भरा था। गाय भैंस बंध रहे थे, बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे और औरतें सरकारी नल से पानी खींच रही थी। लेकिन मेरे घर के भीतर मानो तूफान उठा हुआ था। ताऊ जी गुस्से से तमतमाए हुए थे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अबे राजीव, तूने हमारी नाक कटवा दी। गांव भर में लोग हंस रहे हैं कि लड़के ने शादी से मना कर दिया। मां रोते हुए बोली, बेटा, हमें क्या पता था कि तू इतना जिद्दी निकलेगा। पूजा के घर वाले तो हमें बर्बाद कर देंगे। मैंने गहरी सांस ली और साफ आवाज में कहा, मां, ताऊ जी आप दोनों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मुझे अपनी जिंदगी की कब्र खुद नहीं खोदनी। पूजा बीमार है, शादी करके मैं न उसे खुश रख पाऊंगा न खुद जी पाऊंगा। चाचा ने बीच में टोकते हुए कहा,
तो तू सोचता है कि तुझे कोई परी मिल जाएगी? ये रिश्ता तिलक दहेज से भरपूर है। ऐश करेगा ऐश। मैंने कटाक्ष किया। चाचा, मैं ऐश करने नहीं आया हूं इस दुनिया में। मैं अपनी जिंदगी जीने आया हूं, और वो भी एक साथी के साथ, न कि एक बोझ के साथ। गांव में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। कोई कहता राजीव को लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए नाटक कर दिया। कोई कहता लड़का शहर में रहकर बिगड़ गया है। लेकिन मैं जानता था कि मेरा फैसला सही था। उसी दोपहर मेरी मुलाकात नेहा से हुई। वो खेतों के रास्ते पर खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली, तो तुमने सचमुच इनकार कर दिया? मैंने हंसकर कहा, हाँ, और अब पूरा गांव मुझे पागल समझ रहा है। नेहा की आंखों में हल्की चमक थी। वो बोली, लोग चाहे कुछ भी कहें, पर मैंने जो किया वो सिर्फ इंसानियत थी। मैं नहीं चाहती थी कि एक जिंदगी बर्बाद हो। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और सच्चाई थी। उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद यही वो हैं जो मेरे दिल को समझ सकती हैं। वो भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोच रही थी। हम दोनों नदी की तरफ सुनसान इलाके में चले गए। वहां हम बहुत देर तक बैठे, अपने बारे में बातें बताईं। नेहा ने अपने बारे में बताया और बोली कि आज ही ढेर सी बातें कर लेती हूं। ये गांव है, लोग हमें साथ देखकर बातें बनाएंगे। काफी देर तक बात करने के बाद मैं घर आया। मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगा था। शाम को घर पर फिर पंचायत लगी। ताऊजी ने दोबारा धमकाया, देख राजीव, तू अगर इस शादी से इनकार करेगा तो हम तेरा मुंह तक नहीं देखेंगे। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है ताऊजी, अगर रिश्ता निभाने की शर्त यह है कि मैं अपनी जिंदगी का गला घोंट दूं, तो मैं आपका मुंह कभी नहीं देख पाऊंगा। मां फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन मन में मैं ठान चुका था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। रात को चुपके से नेहा का फोन आया। वो बहुत खुश थी। वो बोली, राजीव, तुम बहुत हिम्मती निकले। मुझे डर था कि तुम दबाव में आकर हां कर दोगे। मैंने धीरे से कहा, नेहा, सच बताऊं तो हिम्मत मुझे तुमसे मिली है। अगर तुमने वो कागज न दिया होता तो शायद मैं जिंदगी से पस्त हो जाता। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, राजीव, मैं ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारे लिए सही हूं या नहीं, लेकिन इतना जानती हूं कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं। पूजा के साथ तुम्हारा जीवन नरक बन जाता। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन झलक रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं नेहा की तरफ खींच रहा हूं। अगले दिन पूजा के घर से लोग हमारे दरवाजे पर आ धमके। उसके पिता गुस्से से बोले, ये क्या तमाशा है? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने इतना दहेज देने के लिए कहा कि इतना पूरे इलाके में कोई नहीं दे सकता है। इतना अच्छा इंतजाम किया और अब लड़का इनकार कर रहा है। ताऊजी डर गए। वो उनकी खुशामद करते हुए बोले, देखिए जी, हमें भी अजीब लग रहा है। लड़का ही जिद्दी है, मान ही नहीं रहा है, तो हम कर भी क्या सकते हैं। मुझे ताऊजी का यूं खुशामद करना पसंद नहीं आया। मैं बीच में आ गया और साफ कहा, मैंने किसी से वादा नहीं किया था कि मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाऊंगा। आपकी बेटी बीमार है और मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आप चाहें तो अदालत चले जाइए, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। वो लोग गालियां बकते हुए चले गए। पूरा घर कांप उठा, पर मेरे भीतर जैसे एक बोझ उतर गया। रात को मैं चौपाल से लौट रहा था। सड़क पर फिर वही अजनबी लड़का खड़ा दिखा। उसने मुस्कुराकर कहा, राजीव, अच्छा किया, इनकार कर दिया। चल, अब तुझे कुछ नई बातें बताता हूं। मैंने चौंक कर पूछा, पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। कौन हो तुम? वो हंसते हुए बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरा साथी हूं, बस मेरे पीछे आ जा। मैं उसके पीछे चलने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से आवाज आई, राजीव। ये नेहा की आवाज थी। मैंने पलट कर देखा तो नेहा थी, और जब दोबारा आगे देखा तो वो लड़का गायब था। सड़क सुनसान थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने नेहा से धीरे से कहा, तुम ना आती तो शायद मैं कहीं और चला जाता, शायद हमेशा के लिए। नेहा ने एकदम से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और कहा, ऐसी बातें कभी मत करना। मैंने उसके हाथ को अपने मुंह से हटाकर किस कर लिया। नेहा बहुत शर्मा गई। वो मेरी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में डर भी था और अपनापन भी। उसी पल मुझे लगा कि मेरे फैसले की मंजिल अब तय हो चुकी है। गांव के लोग अब भी मेरे फैसले पर कानाफूसी कर रहे थे। कहीं हंसी थी तो कहीं ताने, लेकिन मेरे दिल में एक सुकून था कि मैंने पूजा से शादी न करके अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया था। कुछ ही दिनों बाद नेहा के घर से खबर आई कि उसके पिता खुद मेरे घर आए। उन्होंने दरवाजे पर बैठकर कहा, देखिए जी, हमें सब पता है,
राजीव ने बहुत साहस का काम किया। अगर आप सब चाहें तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुनकर मां सकपका गई और उन्होंने कहा, पर भाई साहब, गांव वाले क्या कहेंगे? अभी तो सब हमें ताने दे रहे हैं। नेहा के पिता मुस्कुराए और कहा, गांव वाले क्या कहेंगे, इस डर में जीवन नहीं काटा जाता। बहन जी, बेटी मेरी है, जिम्मेदारी भी मेरी है और नेहा खुद भी राजीव को पसंद करती है। यह सुनते ही मैं चुपचाप उठकर बाहर चला गया। शाम को घर में पंचायत बैठी। ताऊ जी गुस्से में बोले, अबे पहले तो रिश्ता तोड़कर बदनामी करा दी, अब उसी की सहेली से शादी करेगा? मैंने साफ जवाब दिया, ताऊ जी, मैं अपनी जिंदगी किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जी रहा हूं। अगर नेहा और मैं एक दूसरे को समझते हैं तो यही सही है। मां धीरे धीरे बोली, राजीव, मुझे तेरे फैसले पर भरोसा है। अगर तू खुश है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैं भी मान जाती हूं। मां के इन शब्दों ने जैसे घर के बाकी सबको भी चुप करा दिया। रिश्ता तय हो गया। गांव में हलचल शुरू हो गई। औरतें गीत गा रही थीं। आंगन में हल्दी घोली जाने लगी। लड़कियां ढोलक पर थाप देती और ताने कसती। देखो जी, नेहा तो बहुत नखरे वाली है, राजीव को तो रोज झाड़ पड़ेगी। सभी हंसी ठिठोली कर रहे थे। मैं भी अंदर से हंस रहा था, पर बाहर खामोश बना रहा। नेहा के घर से तिलक चढ़ाने की खबर आई। गांव में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। सभी बहुत खुश थे। चाचा ने शेखी बघारी, हमारे लड़के के तिलक में ऐसा जलवा होगा कि पूरा परगना देखेगा। बाजार से मिठाइयां मंगाई गई और पंडाल सजने लगा। हर कोई इंतजार में था कि कब गाड़ियां आएंगी और कब बारातियों की तरह तिलक दल उतरेगा। शाम ढल गई। गांव के बच्चे सड़क किनारे बैठ गए। औरतें झांक झांक कर रास्ता देख रही थी। हर घंटे पर कोई ना कोई आवाज लगाता। लगता है अब आ रहे होंगे, लेकिन रात हो गई, कोई नहीं आया। ताऊ जी ने आखिर फोन लगाया। क्या बात है जी, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? नेहा के पिता का कांपता हुआ जवाब आया, भैया वो तो निकल चुके थे दोपहर में ही, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। सुनकर सब सकते में आ गए। मां की आवाज कांपने लगी, हे भगवान, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? गांव के नौजवानों की टोली खोज में निकल गई। रास्ते पर कई जगह पूछा गया, पर किसी ने गाड़ियां नहीं देखी, मानो धरती निगल गई हो। अचानक रात करीब 11 बजे गांव के बाहर पुराने बरगद वाले मोड़ पर एक गाड़ी खड़ी मिली। दरवाजे खुले थे, सामान बिखरा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त पास खड़े एक चरवाहे ने बताया, भैया मैंने तो देखा था, गाड़ियां यहीं रुकी थी। फिर सब लोग जैसे धुंध में घुस गए और उसके बाद से गायब हो गए। सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने धीरे से कहा, यह जरूर भुलवा का काम है। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने देखा सड़क किनारे वही अजनबी लड़का खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ इशारा कर रहा था। मैं चिल्लाया, तू कौन है? कहां ले गया सबको? लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। लोग मुझे घेर कर पूछने लगे, राजीव तू किससे बात कर रहा है? मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। रात भर गांव में कोई नहीं सोया। औरतें रोती रहीं, मर्द चिंतित होकर टहलते रहे। तिलक का इंतजार अब डरावने रहस्य में बदल चुका था। नेहा का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी, राजीव, पापा बता रहे थे कि गाड़ियां गायब हो गई हैं। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये सब हमारी शादी को रोकने के लिए तो नहीं हो रहा। मैंने उसे ढांढस बंधाया, नेहा डरो मत, चाहे जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मन ही मन मुझे पता था भुलवा फिर लौट आया है और अब की बार उसने तिलक दल को निगल लिया है। गांव में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर कोई अलग अलग बातें बना रहा था। कोई कह रहा था गाड़ियां लूट ली गई, कोई फुसफुसा रहा था नहीं, सबको भुलवा खा गया। मां तो रो रो कर बेहाल हो गई। हाय राम, ये कैसी घड़ी है? शादी में शुभ घड़ी आई कि अशुभ साया मंडरा गया। गांव के जवानों ने लालटेने और टॉर्चें लेकर तलाशी शुरू कर दी। रात का सन्नाटा और कहीं कहीं सियारों की आवाज दिल दहला रही थी। तभी छिड़ईपुर तालाब के पास पहुंचे। चांदनी में पानी चमक रहा था। किनारे पर गहरे गड्ढे से मिट्टी खिसकने के निशान दिखे। एक लड़के ने टॉर्च फेंकी तो सबकी चीख निकल गई। गाड़ी तो पानी में उल्टी पड़ी है। गांव के लोग भागकर तालाब में कूद पड़े। अरे जल्दी करो, दरवाजे खोलो। 4-5 आदमी डूबते उतराते गाड़ी तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से दबी दबी आवाज आई, बचाओ बचाओ। तुरंत बांस और रस्सियों का इंतजाम हुआ। गांव के और लोग भी जुट गए। करीब आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद गाड़ी किनारे खींची गई। अंदर बैठे सब लोग भीग चुके थे।
पर किसी तरह बच गए थे। किसी का सिर फूटा था, किसी का हाथ छिल गया था, लेकिन बड़ी जानें बच गई थी। नेहा के पिताजी जैसे ही बाहर निकले फूट फूट कर रो पड़े, हे भगवान तूने बख्श दिया। गांव वाले भी हैरत में थे। कोई कह रहा था भाई भुलवा का ही खेल है, वरना इतनी बड़ी दुर्घटना में कोई कैसे बच सकता है। गांव लौटकर जब घायल तिलक दल को देखा गया तो सभी औरतें हाय तौबा करने लगी। बच्चे सहम कर माओ के आंचल में छिप गए। हर किसी के दिल में यह बात बैठ गई थी कि भुलवा शादी रोकना चाहता है। मगर मैं चुपचाप नेहा के पिताजी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, शादी की रस्में पूरी होंगी, चाहे भुलवा लाख कोशिश कर ले। गांव में अब धूमधाम करने का हौसला किसी का नहीं रहा। मिठाइयों के डिब्बे तो थे, लेकिन बैंड बाजे का शोर अब गायब था। फिर भी घर के आंगन में चटाई बिछाकर दीपक जलाकर सादे समारोह में तिलक चढ़ा दिया गया। पंडित ने मंत्र पढ़े, नेहा के भाई ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। गांव के लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तिलक तो चढ़ गया, पर देखना शादी के दिन भुलवा कुछ और करेगा। उस रात देर तक मैं अकेले बैठा रहा। आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा, तालाब में डूबी गाड़ी, घुटन में फंसे लोग और अचानक उनकी बची हुई जानें। मेरा मन कांप उठा, पर मैंने ठान लिया अब चाहे भुलवा खुद सामने क्यों ना आ जाए, मैं नेहा से शादी करूंगा और इस श्राप का सच भी उजागर करूंगा। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। गांव भर में खुशी की लहर थी। बड़े बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब तैयारियों में लगे थे। ढोल नगाड़े, बाजे गाजे, घोड़ी और सज धज कर निकली बारात। मैं घोड़ी पर सजा धजा बैठा था। दिल धक धक कर रहा था। नेहा से आज मेरी शादी होने जा रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर मुझे एक डर भी था कि भुलवा अब क्या करेगा। वो कब, कहां और कैसे वार करेगा, किसी को नहीं पता। बारात निकली तो पूरा गांव नाचने गाने में मग्न था। फिल्मी गीतों की धुन बज रही थी। ढोल की थाप और बैंड बाजे पर मेरे दोस्त भी खूब नाच रहे थे। एक चाचा जी बार बार घोड़ी के पास आकर बोले, राजीव बेटा तू टेंशन मत लेना, सब बढ़िया होगा। मुझे लग रहा था कि चाचा जी खुद को ज्यादा भरोसा दिला रहे हैं। गाड़ी वालों और घोड़ी वालों की लंबी कतार गांव से निकलकर हाईवे पर पहुंची। आगे आगे बैंड वाले बैंड बजा रहे थे। अचानक मोड़ पर गाइड करने वाले दो लड़के गायब हो गए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है? किसी ने कहा बाएं, दूसरे ने कहा अरे नहीं दाईं, और यही गड़बड़ शुरू हो गई। बारात धीरे धीरे अंधेरे रास्तों में भटकने लगी। जंगल जैसी जगह आ गई। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो गया। बाराती हंसते हंसते कहने लगे, लगता है भुलवा खुद बारात का गाइड बन गया है। किसी ने कहा अब तो नेहा की जगह किसी चुड़ैल से ब्याह होगा। बच्चे रोने लगे, औरतें घबराने लगी, बूढ़े लोग बुदबुदाने लगे, हाय राम ये तो अब शकुन है। करीब 3 घंटे तक भटकने के बाद आखिरकार एक बड़े गांव में रोशनी दिखाई दी। सजे धजे पंडाल, खाना पीना और आतिशबाजी। सबको लगा हाँ यही है नेहा का गांव। बैंड वालों ने और जोर से बजाना शुरू कर दिया। घोड़ी पर बैठा मैं भी राहत की सांस लेने ही वाला था कि सामने से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। अरे अरे रुको, ये बारात किसकी है? मेरे ताऊजी बोले, अरे भाई राजीव की बारात आई है नेहा के घर। वो लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। अरे साहब ये बारात नेहा की नहीं रीना की है, आप लोग गलत पंडाल में घुस आए हो। बाराती एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई हंस रहा था, कोई शर्मिंदा था। एक दोस्त बोला, भाई आज तो राजीव का निकाह गलत लड़की से हो जाएगा। मेरे कान लाल हो गए। मैंने घोड़ी से उतरकर गुस्से में कहा, भाई मजाक छोड़ो, असली जगह का पता करो। तभी असली गांव से फोन आया, बारात अभी तक क्यों नहीं पहुंची? यहां सब इंतजार कर रहे हैं। सभी की समझ में आया कि भुलवा ने फिर खेल खेला है। किसी रिश्तेदार का भेष धरकर किसी ने गलत मोड़ पर भेज दिया था। फौरन गाड़ियां मोड़ी गई। करीब रात के 12 बजे आखिरकार हम सही गांव पहुंचे। लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। वे थक चुके थे। थके हारे बाराती पंडाल में पहुंचे। नेहा के घर वाले पहले तो नाराज हुए, लेकिन जब सच जाना तो बोले, भाई अब जो होना था हो गया। देर से आए हो मगर सलामत आए हो। बारातियों ने राहत की सांस ली, मगर गांव भर में यह चर्चा फैल गई। देखा भुलवा ने बारात भी रास्ता भुला दी। मैंने मन ही मन सोचा, यह भुलवा आखिरी समय तक चैन नहीं लेने देगा, पर चाहे जितनी रुकावटें डाले शादी होकर रहेगी।
बारात सकुशल गांव लौट रही थी। नेहा की विदाई हो चुकी थी। ढोलक, मंजीरे और औरतों के गीत अब भी गूंज रहे थे। गाड़ियां सरपट चल रही थीं। कहीं कहीं रास्ते में बाराती गाना गा रहे थे। किसी के हाथ में ढोलक थी तो कोई मुंह से ढम 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 करता जा रहा था। मैं भी थोड़े आराम में था। सोच रहा था, इतने पछड़े हुए, इतने उतार चढ़ाव आए, लेकिन आखिरकार शादी हो ही गई। अब चैन की जिंदगी शुरू होगी। परंतु किस्मत का खेल कौन जानता था। गांव के बाहर एक मोड़ पर अचानक एक चमचमाती सफेद गाड़ी आकर रुकी। इतनी नई और चमकदार कि गांव के बच्चे चीख उठे। अरे देखो देखो, सिटी वाली कार आई है। गाड़ी का दरवाजा खुला। सूट बूट में एक शख्स बाहर उतरा। चाल, आवाज और चेहरा, हाय राम, वही मेरी कंपनी का मालिक। वो सख्त लहजे में बोला, राजीव, ये सब शादी ब्याह छोड़ो, कंपनी का काम बिगड़ रहा है, नुकसान लाखों में हो रहा है। चलो अभी मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठो। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। अरे बबुआ के मालिक खुद लेने आ गए। कुछ तो हंसने लगे, कुछ बोले। राजीव, जा बेटा, नौकरी तो सबसे जरूरी है। मैं थोड़ा घबराया, पर मालिक की आवाज इतनी हुक्म भरी थी कि बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी गांव की गलियों से निकल रही थी। अजीब सी खामोशी छाई थी। न मालिक बोल रहा था, न ड्राइवर, सिर्फ टायरों की घर घर आवाज। मैं सोच रहा था, इतना बड़ा आदमी, इतना काम, फिर भी मुझे लेने यहां आया। ये थोड़ा अजीब तो है। तभी मोबाइल बजा। मेरे शुभ चिंतक और ऑफिस के सीनियर का फोन था। उनकी घबराई आवाज सुनाई दी। राजीव, तुम कहाँ हो? किसके साथ हो? मैं बोला, मालिक आए हैं, मैं उनकी गाड़ी में बैठा हूं। उधर से चीख कर आवाज आई, पागल मत बनो, अभी अभी तुम्हारे असली मालिक से बात हुई। वो तो अपने ऑफिस में हैं, उन्होंने कहीं बाहर जाना ही नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुरंत गाड़ी से उतरो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत मालिक का नंबर मिलाया। उधर से मालिक की ठंडी आवाज आई, हाँ राजीव, मैं तो यही ऑफिस में बैठा हूं। तुम कहाँ हो? गांव में शादी में मजे कर रहे हो ना? मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब जिसके साथ मैं बैठा हूं वो इंसान है ही नहीं। मैंने धीरे धीरे उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखें मुझे अजीब सी लगी, लाल लाल चमक रही थी, जैसे अंगार। मैंने तुरंत ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही मैं बाहर कूद पड़ा। मेरे शरीर में अजीब सा डर दौड़ गया था, लेकिन अंदर कहीं हिम्मत भी जागी। मैंने जोर जोर से देवी के मंत्र पढ़ने शुरू किए। फिर पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे ही शब्द निकले, गाड़ी के अंदर बैठा आदमी तड़पने लगा। उसका चेहरा पिघलती मोम की तरह ढलने लगा, कभी मालिक जैसा, कभी किसी बूढ़े जैसा, कभी किसी और ही शक्ल का। और फिर अचानक उसका पूरा शरीर धुएं में बदल गया। एक चीख जैसी आवाज आई और वो कार सहित गायब हो गया। गांव वाले जो दूर दूर खड़े तमाशा देख रहे थे सन्न रह गए। गांव के बुजुर्ग आगे आए। एक ने कहा, ये भुलवा हैं, हमारे बाप दादे बताते थे कि ये आत्मा इसी झड़बेरी के पेड़ से बंधी है, जो भी इस रास्ते से गुजरता है उस पर वार करती है। दूसरे ने कहा, आज तक डर के मारे कोई इस तरफ आता नहीं था, लेकिन अब ये हद पार कर चुका है। सबकी निगाहें उसी पुराने काले झड़बेरी के पेड़ पर टिक गई। वो पेड़ हवा में अजीब सरसराहट कर रहा था, जैसे हंस रहा हो। मैं तो साफ बच गया था, पर उसकी हरकतें अब बढ़ती ही जा रही थीं। अभी इस घटना को 2 दिन भी नहीं बीते थे कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई, जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। हुआ यूं था कि शाम का समय था। कच्चे रास्ते पर बूढ़े हरिराम अपने कांपते कदमों से चले आ रहे थे। उनके हाथ में छोटी सी थैली थी जिसमें दवाइयां रखी थीं। गांव के लोग उन्हें बाबूजी कहते थे। कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे, इसीलिए पड़ोस के गांव से वैद्य से दवा लेने चले गए थे। उनका कहना था कि अंग्रेजी दवा उनको नुकसान कर जाती है, देसी दवा से वो ठीक रहते हैं। अचानक तेज हवा चले लगी। उन्होंने आसमान की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे बादल छाए हुए हैं और वर्षा होने वाली है। वे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे कि तभी उन्हें आवाज सुनाई दी, बाबूजी मैं आ गया, आइए मैं आपको ले चलता हूं। बाबूजी ने सिर उठाकर देखा। शाम के हल्के अंधेरे में धुंध के बीच सचमुच उनका बेटा मोहन खड़ा था। वही शक्ल और वही आवाज थी। वे खुश होकर बोले, अरे मोहन बेटा, तू यहां कैसे? बाबूजी की थकी आंखों में चमक आ गई। मोहन ने बिना कुछ कहे
उनके हाथ से थैली ले ली और बोला, चलो बाबूजी, मैं आपको घर ले चलता हूं। मैं आया तो मुझे पता चला कि अभी तक आप लौटे ही नहीं। मैं समझ गया कि आप अभी रास्ते में हैं और पानी भी बरसने वाला है, तो मैंने सोचा आपको ले आऊं। बाबूजी को सुकून मिला। अब वे निश्चिंत होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। धुंध गहराती जा रही थी, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, मगर बाबूजी को कोई चिंता नहीं थी। आखिर बेटा ही तो आगे चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मोहन ने कदम तेज कर दिए। बाबूजी भी कांपते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे। अचानक मोहन रुक गया और मुड़ा। यही से जाना है बाबूजी, बस और 2 कदम रह गए। बाबूजी मुस्कुराए और बोले, तू है तो मुझे क्या डर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया कि अचानक जमीन गायब हो गई और वे एक गहरी खाई में जा गिरे और उसमें बहते हुए पानी में डूब गए। बाबूजी चीख भी न पाए और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। दूर खड़ा मोहन जोर जोर से हंस रहा था। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। अब वो भयानक शक्ल वाला भूत था। उसने भी उसी खाई में छलांग लगा दी और वो गायब हो गया। पानी में तड़पते हुए बाबूजी के हाथ थैली से टकराए। दवाइयां बह चुकी थीं। गांव वालों को जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें तालाब के किनारे बेदम पाया गया। लोगों में दहशत फैल गई। सब कहने लगे, ये भुलवा का काम है। किसी को उसके बेटे के रूप में बुलाया और पानी में डुबो दिया। सुबह जब गांव वाले तालाब के पास पहुंचे तो वो सीन देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबूजी का निर्जीव शरीर पानी के किनारे पड़ा था। उनके चेहरे पर ठंडे पानी की बूंदें जमी थीं और आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे आखिरी पल तक किसी को ढूंढ रही हों। और सबसे अजीब बात, उनके हाथ में पकड़ी दवाई की पर्ची अब भी भीगी हुई चिपकी थी। उनके घर की औरतें छाती पीटकर रो पड़ी। कुछ नौजवानों ने उनके शव को उठाया और गांव के चौपाल पर ले आए। वहीं सब लोग जमा हो गए। चौपाल पर बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, नौजवान सब खामोश बैठे थे। गांव के बुजुर्ग मुखिया रामलखन सिंह ने भारी आवाज में कहा, भाइयों, ये कोई साधारण मौत नहीं है। बाबूजी के बेटे मोहन को तो सब जानते हैं। वो तो कल से ही अपने खेत में था। फिर ये बूढ़ा किसके पीछे चला गया? भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी किसी ने धीरे से कहा, ये भुलवा का ही खेल है। वही तो किसी अपने का रूप धरकर बहलाता है और फिर मौत के मुंह में ले जाता है। औरतों में हलचल मच गई। एक बूढ़ी दादी कांपते हुए बोली, हमारे पुरखों ने भी कहा था कि इस इलाके में पीपल के उस पेड़ के पास भुलवा रहता है। जो भी रात के समय या धुंध में वहां से गुजरेगा, उसका रास्ता वही बिगाड़ देगा। गांव का नौजवान राजू बोला, अब तो ये हद हो गई। पहले जानवर गायब होते थे, अब इंसानों की जान जा रही है। हमें कुछ करना होगा। मुखिया ने गंभीर होकर कहा, हाँ, आज शाम पंचायत बैठेगी। हम सब मिलकर तय करेंगे कि उस पेड़ और उस रास्ते का क्या करना है। जब तक भुलवा का असर खत्म नहीं होगा, तब तक चैन से जीना मुश्किल है। गांव में हर किसी के दिल में खौफ बैठ गया। हर घर के दरवाजे शाम ढलते ही बंद हो जाते। लोग बच्चों को ताकीद करते, बाहर मत निकलना, कहीं भुलवा न ले जाए। बाबूजी का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद शाम को गांव के चौपाल पर सब जमा हुए। गांव के बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान और औरतें सब इकट्ठा हो गए थे। हर कोई बाबूजी की मौत से सहमा हुआ था। मुखिया रामलखन सिंह ने खड़ाओं की ठक ठक से सबको चुप कराया और कहा, भाइयों बहनों, आज हम सब एक दुखद हादसे के गवाह बने हैं। बाबूजी को हम सब ने खो दिया। वो बेहद सीधे इंसान थे, मगर ये मौत किसी हादसे से नहीं हुई। ये भुलवा का काम है। अब हम सबको मिलकर कोई ठोस कदम उठाना होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बूढ़े चौधरी ने लाठी टेकते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबूजी जैसे किसी के पीछे पीछे चल रहे थे, पर वहां कोई नहीं था। उनका बेटा मोहन तो खेत में था। साफ है, भुलवा ने ही उन्हें अपने झांसे में लिया। एक औरत जोर से चिल्लाई, मैंने भी कई बार सुना है, वो पेड़ के पास से जो निकलता है, किसी की आवाज पुकारती है, कोई अपना सा पहचान का, और फिर वो आदमी गायब हो जाता है। गांव के नौजवान आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, अब तो ये पेड़ ही अशुभ हो गया है, इसे काट देना चाहिए। वैसे मोड़ वाला झड़बेरी का पेड़ और ये पीपल, दोनों जगह उसका साया दिखता है, तो इन दोनों को काट देना चाहिए। किसी और ने टोक दिया, अरे पगला गए हो क्या? पुरखों से सुना है, ऐसे पेड़ काटने से और बड़ा संकट आता है।
भुलवा और भी गुस्से में गांव पर टूट पड़ेगा। बहस बढ़ने लगी। कोई पेड़ काटने के पक्ष में था, कोई तांत्रिक बुलाने के। तभी राजू नाम का नौजवान खड़ा हुआ। उसकी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। वो बोला, देखो भाइयों, हम डर डर कर नहीं जी सकते। अगर ये भुलवा हैं तो हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरी राय है कि तांत्रिक को बुलाया जाए। गांव के बाहर बखरिया बाबा रहते हैं। कहते हैं वो भूत प्रेत साधना में माहिर हैं। उन्हें बुलाकर पूछते हैं कि उपाय क्या है। मुखिया ने सिर हिलाया। बात तो ठीक है, हम कल सुबह ही बाबा को बुलाने आदमी भेज देंगे। तब तक सब लोग सावधान रहे। शाम ढलते ही घर से बाहर मत निकलें। खासकर झड़बेरी वाले और पीपल वाले रास्ते पर कदम मत रखना। सभा खत्म हुई, लेकिन माहौल और भी भारी हो गया। औरतें बच्चों को कसकर पकड़े थीं। हर किसी की आंखों में यही डर था, पता नहीं भुलवा कब किसको अपने लपेटे में ले ले। अगली सुबह गांव में अजीब सा सन्नाटा था। धुंध अभी भी चारों ओर फैली हुई थी। हर घर के दरवाजे आधे बंद, खिड़कियों से झांकते लोग और हर चेहरे पर खौफ। मुखिया के भेजे आदमी तड़के ही बखरिया बाबा को बुलाने गए थे। दोपहर तक खबर आ गई, बाबा आ रहे हैं। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। थोड़ी देर बाद एक ऊंट गाड़ी धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई आई। उस पर काले कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी और लाल आंखों वाला आदमी बैठा था। उसकी गर्दन में रुद्राक्ष की माला, कमर में लोहा ताबीज और हाथ में त्रिशूल था। सब लोग कहने लगे, बखरिया बाबा आ गए। भीड़ में सिहरन दौड़ गई। बाबा ने उतरते ही जमीन पर गंगा जल छिड़का और गरज कर बोले, ये जगह अब पवित्र हो चुकी है। ये कोई बड़ी दुष्ट आत्मा यहां डेरा जमाए बैठी है। उसे भगाना आसान नहीं होगा। गांव वाले बाबा के पैरों में गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, बचाइए बाबा, भुलवा ने हमारे बाबूजी को मार डाला। अब हम सबकी बारी है। बाबा ने आंखें मूंदी, मंत्र बुदबुदाए और फिर झड़बेरी के पेड़ की तरफ इशारा किया और बोले, तुम्हारे पूरे गांव पर वो मंडराता है, पर पीपल और इस झड़बेरी पर आराम करता है। इन्हीं दोनों जगह पर इसका डेरा है। यही है वो जगह। यही से उसका खेल शुरू होता है। सबकी निगाहें उसी पेड़ की तरफ उठी। धुंध के बीच पेड़ का काला साया और भी डरावना लग रहा था। उस रात चौपाल को अखाड़ा बना दिया गया। बीच में हवन कुंड रखा गया। चारों तरफ दिए जलाए गए। गांव वाले गोल घेरा बनाकर बैठे थे। बखरिया बाबा ने अग्नि प्रज्वलित की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। धुएं से माहौल भारी होने लगा। लोगों की सांसें तेज हो गईं। अचानक पास के झड़बेरी के पेड़ से अजीब सी कराह सुनाई दी। किसी औरत जैसी आवाज, बचाओ, ओ मोहन बचाओ। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कांपते हुए कहा, यह तो बाबूजी का नाम पुकार रही है। बाबा गरजे, डरो मत, ये वही दुष्ट आत्मा है जो तुम्हारे मन से खेलती है। चुपचाप बैठो, नहीं तो ये किसी और को भी अपने वश में कर लेगी। हवन की आंच तेज हुई। बाबा ने लाल मिर्च की आहुति डाली। अचानक पूरे गांव में जोर की आंधी चली। दिए बुझ गए और औरतें चीख पड़ी। पेड़ के पास धुंध और गहरी हो गई। सबको ऐसा लगा जैसे वहां कोई खड़ा है। पहले साया, फिर शक्ल और फिर एक अधेड़ आदमी सा चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे भगा दोगे? हाँ हाँ हाँ, मैं तो इसी मिट्टी का हिस्सा हूं। ये गांव कभी मुझे छोड़ नहीं पाएगा। भीड़ सन्न रह गई। कई लोग बाबा के पीछे छिप गए। बाबा ने त्रिशूल उठाया और जमीन पर पटका और बोले, दुष्ट आत्मा, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। या तो यहां से चली जा, वरना आज अग्नि में भस्म हो जाएगी। भुलवा ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, भस्म? मुझे? अरे बाबा, मैं तो इनकी नस नस में हूं। इनके अपने सगे संबंधियों की शक्ल लेकर इन्हें बुलाता हूं और ये खुद मेरे पीछे चल पड़ते हैं। कौन मुझे रोक सकता है? भीड़ में और खौफ फैल गया। किसी की औरत बेहोश हो गई। कोई कांपते हुए अपने बच्चे को सीने से चिपकाए बैठा था। बाबा ने आंखें बंद की और आखिरी मंत्र का उच्चारण करने लगे। हवन कुंड से आग की लपटें भड़की। भुलवा चीखता हुआ धुएं में गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंज उठी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बाबा। अभी और लाशें गिरेंगी इस गांव में। और ऐसा ही किया उसने। उधर गांव के छोर पर रामबली चाचा रहते थे। उम्र 50 के पार थी। वे शरीर से कमजोर थे, पर दिल से बेहद नेक थे। अचानक उनकी खिड़की पर दस्तक हुई। किसी ने पुकारा, बाबा, ओ बाबा, बाहर आओ। आवाज उनके बेटे सुधीर की थी, जो शहर में काम करता था। रामबली चौंक कर बोल उठे, सुधीर, अरे तू कब आया रे? उसने हाथ हिलाकर कहा, चलो बाबा, मैं आपको लेने आया हूं, बाहर आइए।
रामबली का दिल भर आया। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। वो उन्हें के गया और तालाब में डुबोकर मार डाला। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो रामबली का थैला तालाब किनारे पड़ा मिला। बाबा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोले, मैंने कहा था ना, ये दुष्ट अब और खून मांगेगा। रामबली उसकी बलि चढ़ गए, लेकिन अगर इसे रोकना है तो आज ही इस झड़बेरी के पेड़ का अंत करना होगा। रामबली की मौत से गांव का हर दिल कांप गया था। बखरिया बाबा ने साफ कहा, अगर आज ये झड़बेरी का पेड़ नष्ट नहीं किया तो कल और किसी की बारी होगी। भुलवा इसी में वास करता है, पीपल में कभी कभार जाता है। वो एक मौके की बात होती है कि वहां कोई इसके चक्कर में आ जाए। वैसे ये झड़बेरी में ही रहता है। गांव वाले पहले डरते थे, लेकिन अब गुस्सा डर से बड़ा हो चुका था। सबने मशालें, तेल और लकड़ियां जुटा ली। औरतें दरवाजों पर खड़ी थीं, बच्चों को गोद में चिपकाए हुए मुंह से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, भगवान सबको बचाना। रात गहराने लगी, चारों तरफ धुंध फैली थी और हवा से पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई दबी दबी हंसी हंस रहा हो। गांव वाले बाबा के साथ झड़बेरी के उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक और गंध फैली हुई थी। बाबा ने ऊंची आवाज में कहा, सावधान रहना, ये दुष्ट अब आखिरी दांव खेलेगा। कोई डर कर पीछे मत हटना। गांव वाले ढेर सारे तेल डालकर पेड़ में आग लगाने ही वाले थे कि अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। नहीं, ये पेड़ कोई जला नहीं सकता, ये मेरा घर है। पेड़ की डालियों के बीच से धुएं जैसी आकृति निकली। लाल आंखें, लंबा काला शरीर और मुड़े तुड़े हाथ पांव। गांव वाले दहशत में पीछे हट गए। भुलवा गुर्राया, तुम सबको एक एक करके अपने साथ ले जाऊंगा। तुम सोचते हो कि आग से मैं मिट जाऊंगा? हाँ हाँ हाँ। बाबा आगे बढ़े। उनके हाथ में गंगा जल से भरा लोटा और राम नामी कपड़ा था। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, हनुमान जी की शक्ति से तेरा अंत होगा दुष्ट। भुलवा दर्द से चीखने लगा। उसका रूप और भी भयानक हो गया। वो हवा में उड़कर गांव वालों पर झपटा। किसी की मशाल बुझा दी, किसी की लकड़ी फेंक दी, लेकिन तभी मैंने हिम्मत जुटाई और मशाल उठाकर सीधा पेड़ के नीचे रख दी। लकड़ी और तेल ने तुरंत आग पकड़ ली। पेड़ जलते ही भुलवा पागल सा हो गया। वो पेड़ की डालियों में लिपटकर चिल्लाने लगा, नहीं, ये मेरा घर है, मुझे मत जलाओ। गांव वाले अब पीछे नहीं हटे। सब ने मिलकर और मशालें फेंकी। आग की लपटें आसमान तक उठने लगी। भुलवा की चीखें कान फाड़ देने वाली थीं। धीरे धीरे उसकी परछाई धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई और गायब हो गई। आग पूरी रात जलती रही। गांव वाले मंत्रोच्चार करते रहे। सुबह जब धुआं थमा तो पेड़ की जगह बस राख और जली हुई लकड़ियां बची थीं। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, आज से भुलवा का अंत हो गया। अब यह गांव चैन की नींद सोएगा। गांव वाले राहत की सांस लेते हुए घर लौटे, लेकिन सबके मन में एक डर भी था, कहीं ये दुष्ट किसी और जगह जाकर वास न कर ले। लेकिन बाबा ने बताया कि यह जलकर खत्म हो चुका है, अब यह कहीं नहीं जा सकता। गांव के सदियों पुराने डर का अंत हो चुका था। उस रात गांव में पहली बार चैन की नींद आई। न कोई अजनबी रिश्तेदार, न कोई गुमराह बारात, न कोई नकली मालिक। सबने राहत की सांस ली। लोग बार बार कहते, जय हनुमान, जय माता दी। और मैंने आंखें बंद करके धन्यवाद किया कि मेरी जान बच गई और गांव एक बड़ी आफत से मुक्त हो गया। भुलवा की दास्तान यही खत्म हुई। अब कोई भी कितनी भी रात में कहीं भी जा सकता था। तब से लेकर आज तक कोई घटना नहीं हुई। अब तो अमन चैन है, ये भी सब किस्सा बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।